नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं कि हमारे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब धीरे धीरे पहले से ज़्यादा आधुनिक और मजबूत बनती जा रही है। हम देख रहे हैं कानून भी बहुत सारे हैं, नए कानून भी लागू हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में महिलाओं और बच्चों के साथ जो भी यौनिक अपराध हैं वो हमें विचलित कर देते हैं। इस तरह के अपराधों से एक चीज़ सामने आती है कि आज भी समाज में महिलाओं और बच्चों के लिए हिंसात्मक और जेंडर असमानता का एक माहौल हम देखते हैं और ये अपराध उसी का परिचायक है। इस तरह के अपराधों से जब महिलाएं और बच्चे गुजरते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना सारी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को शुरू करने का। 2019 से हमारे देश में फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू की गई ताकि इस तरह के मामलों में समयबद्ध और त्वरित न्याय मिल सके। हाल ही में हमने 1 साल पूरा किया है नए कानूनों को लागू हुए भी, वो भी हम देख रहे हैं। ये अदालतें आखिर काम कैसे करती हैं, इन अदालतों में कानूनी कार्रवाई कैसे होती है, आम लोग फास्ट ट्रैक अदालतों की कार्रवाई को कैसे समझें, खासतौर पर कैमरा ट्रायल कैसा होता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स की क्या भूमिका होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, इन तमाम बातों पर आज के प्रोग्राम में खास बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे प्रदेश की जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती रचना मान। रचना मान जी जो हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं पोक्सो कोर्ट जयपुर में। रचना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी के बारे में एक खास बात हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि हमारे राजस्थान के लिए और महिलाओं के लिए खासतौर पर एक गर्व की बात है, वो ये कि रचना मान जी राजस्थान की पहली सिविलियन है महानिदेशक पुलिस महानिदेशक सम्मान से नवाजी जाने वाली। इन्हें 2022 में डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया और ये विशेष मामला था 9 साल की बच्ची के साथ जो कि पॉक्सो का मामला था और मात्र 6 दिन में इसमें निर्णय आया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और प्रदेश का ये ऐसा पहला मामला था जिसमें 6 दिन में न्याय मिला और जो अपराधी था उसे 20 साल की सजा हुई। तो सबसे पहले तो रचना मान जी, हम दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ आपने जिम्मेदार प्रोसिक्यूटर होने की भूमिका भी निभाई और सही मायने में न्याय दिलाने में एक बड़ी भूमिका आपने निभाई। हम यहीं से शुरू करते हैं कि आप स्पेशली पोक्सो कोर्ट में आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं आखिर इनको लाना ही क्यों पड़ा? जैसा हम देख रहे हैं अपराध तो बहुत हो रहे हैं लेकिन अभी भी पेंडेंसी बहुत सारी है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे हम। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ आपने बुलाया और बोलने का मौका दिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हर जगह नहीं बोल पाते हैं, आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य था कि कुछ जो वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और असाध्य रोगों से पीड़ित लोग हैं और जो 5 साल से ज़्यादा केसेस साल से जो पेंडेंसी पड़ी थी, तो उन मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए जी कि अगर कोई आदमी आज 70 साल की उम्र में कोई केस कर रहा है तो वो अगर 5 साल या 10 साल इंतजार करेगा तो भगवान ना जाने उसका क्या होगा और वो तो न्याय देख ही नहीं पाएगा। ऐसे ही महिलाएं हैं और पीड़ित बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो उनको न्याय देना बहुत ज़रूरी था। इसी उद्देश्य को लेकर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर और राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देश सलाह पर फास्ट ट्रैक कोर्टों का निर्माण किया जाए और ये जो केसेज हैं वो फास्ट त्वरित गति से हों ताकि जनता में एक न्याय के प्रति विश्वास बने और ये लगे कि हाँ न्याय। वरना आज लोग जब ये लगता है ना कि 10-10 साल केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो न्यायालय में आना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, और कई बार यही वजह होती है कि घटना घट गई, अपराध हो गया, फिर भी नहीं कार्रवाई नहीं कर पाते। ये सही, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसलिए ये जरूरत पड़ी इस वजह से। जी, बहुत ही बड़ी जानकारी आपने दी है कि न्याय मिलने के लिए इस तरह की अदालतों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी चुनौती पेंडेंसी ऑफ केसेस की हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे FTSCs यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसकी एक हिस्ट्री है,
थोड़ी सी हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्यों आवश्यकता पड़ी और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। ये भारत में स्थापित एक स्थायी न्यायिक निकाय है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इसे बनाया गया है, और स्पेशली जो देश में सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, तो उस तरह के मामलों के लिए इनको स्थापित किया गया खासकर। और ये केंद्र सरकार द्वारा 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि जो बलात्कार के अपराधी हैं उन्हें मृत्युदंड के जैसी कठोर सजा का प्रावधान उसमें किया गया था। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, जो कि FTSC स्कीम के नाम से भी जानी जाती है, उसकी एक प्रारूप बनाने के लिए आदेश दिया गया। अगस्त 2019 में माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया और इसके बाद 2019 में ही फास्ट ट्रैक अदालतें हमारे भारत में शुरू कर दी गई। रचना जी, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, अक्सर कैमरा ट्रायल हम सुनते हैं जी, कई सीरियल्स में भी देखते हैं, आजकल लोग वेब सीरीज में भी देख रहे हैं। कैमरा ट्रायल से कई बार आम लोग घबरा जाते हैं कि कैमरा ट्रायल क्या होता है, इसकी प्रोसीडिंग थोड़ा सा जानिए। कैमरा ट्रायल का मतलब मैम ये होता है कि आप जो आपके कुछ केसेस जो हैं आप हाईलाइट नहीं कर सकते, जैसे छोटे बच्चों के केसेस हैं, जैसे बलात्कार के केसेस हैं, तो जो पीड़िताएं हैं या पीड़ित हैं वो आम जनता के सामने अपनी खुल के बात नहीं कर सकते। इसके लिए उनको एक ऐसा माहौल चाहिए कि बिल्कुल एनवायरनमेंट ऐसा फ्रेंडली हो जिसमें वो अपनी सहज हो के अपनी बात कह सके, अपनी व्यथा जो है वो एक न्यायालय के सामने कह सके। इसके लिए कैमरा ट्रायल मतलब एक कमरा बंद हो जाता है, बंद कमरे में ट्रायल होती है। इवन जो अपराधी है उसके लिए भी एक अलग से कैबिन बना होता है जिसमें काले शीशे लगे होते हैं और उसके अंदर वो अपराधी को खड़ा कर देते हैं, बाद में पीड़िता को लाते हैं अंदर और वो पीड़ित या पीड़िता जो भी आते हैं वो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखते हैं। तो उसको ये नहीं पता है कि अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है, अगर वो सामने खड़ा होता है तो दे नहीं पाएगी एविडेंस कोई नहीं, तो वो सिर्फ एक न्यायाधीश होते हैं और उसके सामने हम जो दोनों पार्टियों के अधिवक्ता हैं वो होते हैं और बस इतने ही लोगों के सामने उसकी एविडेंस होती है ताकि वो अपनी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हम देखते हैं कि कई बार बच्चों के मामलों में भी अदालत में जाने से लोग घबराते हैं, क्योंकि वो अदालत की कार्रवाई से इतने डरे होते हैं कि जो घटना हो गई, बच्चा जिस दौर से गुजरा है वही फिर पूछताछ में होगा, वही सब एक मेंटल ट्रॉमा होता है। तो कैमरा ट्रायल एक ट्रॉमा नहीं है आपकी बातों से ये समझ के? बिल्कुल ट्रॉमा नहीं है। और इसमें आजकल तो अभी तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लाए हैं सरकारों का भी, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं कि जब बच्ची या बच्चा, पोक्सो की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चन आंसर एक हमारे को बनाना होता है कि बच्ची की तरफ से हम नहीं पूछेंगे, प्रोसिक्यूशन भी नहीं पूछेगा, प्लस जो मतलब अपराधी का जो एडवोकेट हैं वो भी नहीं पूछेंगे, वो अपने क्वेश्चन आंसर एक हम भी बना के देंगे कि बच्ची को क्या क्या सवाल पूछे जाएं। और अपराधी के जो मतलब डिफेंड कर रहे हैं उनके वकील साहब है वो भी क्वेश्चन बना के देंगे। जज साहब उस बच्चे से पूछेंगे, बालक से, कि क्या आपके साथ ये क्वेश्चनों के जवाब, तो बच्चा एक सहज भाव से, उसको लगेगा ही नहीं कि हम उससे कोई क्रॉस कर रहा है या उससे कोई चीफ कर रहा है या क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, वो अपनी सहज एक भूमिका में। और यही वजह है कि शायद भारत में ये विशेष अदालतों की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि एक वो माहौल दिया जाए जिससे मेंटल ट्रॉमा दोबारा से ना गुजरना पड़े उस स्थिति से। मैं आपकी ये जो डिस्क है ये चमकती हुई है इस बात की गवाही दे रही है कि न्याय के लिए काम करने वाले जो है वो इसी तरह से रोशन रहते हैं। ये जो वाकया था, हालांकि बहुत गंभीर और संवेदनशील वो मैटर था जो समाज को भी जिसने झकझोर के रख दिया, वो क्या मामला था जिसकी वजह से आपको ये समझ में आया कि न्याय के लिए काम करना आज सफल हुआ? जी, मैं उस वाकया को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ। 9 साल की बच्ची थी जी, और वो गांव में सामान लेने के लिए गई थी। अपराधी भी उसी गांव का था, उसको घर छोड़ने के बहाने और उसको जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कारित किया और उसकी इतनी बुरी दयनीय स्थिति कर दी कि सेक्सुअल असॉल्ट था वो। मैं उसको जब सामने रखती हूँ तो मैं उसको सोच नहीं पाती हूँ कुछ उसको एक तरह से उसका फिर उसके दुष्कर्म करके उसको गला दबाया उसका, और इतना गला दबाया कि उसकी आंखों में से खून उतर गया और बच्ची को मरा हुआ समझ के वो छोड़ के चला गया। पर वो बच्ची की किस्मत समझिए कि वो जैसे तैसे उसको होश आया और जैसे तैसे करके घर पहुंची और फिर रात को केस दर्ज हुआ और पुलिस ने, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। मैं हमेशा सराहना करती हूँ उस पुलिस की जिन्होंने 16 घंटे के अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन किया, प्लस उसको अपराधी को पकड़ा,
और उसको 16 घंटे के अंदर चालान पेश किया न्यायालय में। जी, जी। जिस पर हमें लगा कि हमें भी, जब पुलिस इतना मुस्तैदी से काम कर सकती है, जिसको हमेशा कहते हैं निकम्मी पुलिस है, लेकिन पुलिस बहुत कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है, तो हमें लगा कि हमें भी बहुत जल्दी काम करना चाहिए। फिर हमने भी जज साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और हमने 6 दिन में जो है अपनी करके अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना विचारण कंप्लीट करके, और न्यायालय ने जो 6ठे दिन फैसला दिया, इसमें मैं एक हमारे जिन जज साहब ने फैसला किया, मैं उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लेना चाहूँगी। श्री विकास खंडेलवाल जी थे, जो पोक्सो जज थे। उन्होंने मतलब इतना काम किया, हमने सोचो कि उनके सामने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सुबह 10 बजे, 10:30 बजे उसकी ट्रायल होती थी, 10:30 बजे से 11:30 12 बजे तक उसकी ट्रायल होती थी। बीच में 12 साढ़े 12 बजे तक, 2-3 बजे तक दूसरे केसेस जगते थे, बल्कि हम उनको और मुस्तैदी से देखते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो, कोई ये नहीं कहे कि सिर्फ एक केस के पीछे बाकी लोगों को परेशान किया गया। एक भी गवाह नहीं लौटा, कोई एक भी इंसान परेशान होकर नहीं लौटा। और उसको हमने उस दौरान, और उसके बाद हमने 6 बजे तक, रात को 7 बजे तक काम किया। और जज साहब ने रात को 10 बजे तक बैठे रहते थे, और उन्होंने 6ठे दिन फैसला देना बहुत आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। मैं उनको हमेशा प्रणाम करती हूँ। बहुत बड़ी बात, आप बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की ये वो तस्वीर है जो हम सुन रहे हैं, जो शायद आप और हम वाकिफ नहीं होते हैं। हम जब अखबार में देखते हैं या टीवी चैनल्स पर हम फैसला देखते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरह से न्यायिक अधिकारी, प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस अपनी बड़ी भूमिका निभाकर न्याय दिलाने में अपनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है कि कम समय में त्वरित न्याय मिल पा रहा है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी हमारे भारत में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो सैंक्शनड हो चुकी हैं, लेकिन काम कर रहे हैं 747 अभी। लेकिन इसको भी टारगेट है इसका कि 2026 तक इसको 790 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो कर दी जाएंगी, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्कीम थी उसको भी मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी सरकारें अपनी तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर काम कर रही हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस पर काम करने की ज़रूरत है वो है आप और हम जैसे लोग, जो इस तरह की मानसिकता से घिरे हुए हैं, जो लैंगिक असमानता हम समाज में देखते हैं, हिंसात्मक सोच हम देखते हैं, जिसके परिणाम के स्वरूप में हम महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरह का अपराध होते हुए देखते हैं। अब मैम, आप पॉक्सो केसेस आपने ज़्यादा हैंडल किए हैं और पॉक्सो केसेस में आप विशिष्ट लोक अभियोजक हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं इस तरह के केसेस को हैंडल करने में? क्योंकि फास्ट ट्रैक अदालत तो बन गई, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन अदालतों के सामने भी चैलेंजेस बहुत सारे आते होंगे। किस तरह की चुनौतियां आती हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं मैडम कि गवाह हमारे जो हैं प्रॉपर समय पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वही जो है वही थाने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वही गवाहों को लेके आते हैं, तो उनके पुलिस के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो गवाहों को लाना बड़ा मुश्किल हो पाता है, उनको तामीलें मुश्किल हो पाती है। इसके लिए मैं सरकारों से ये निवेदन करूंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अलग रखा जाए और जो तामील शाखा है उसको अलग से रखा जाए, ताकि वो उनका सिर्फ एक ही काम रहे कि वो तामीलें करवाए और गवाहों को जल्दी लेके और शायद इसी तरह की चुनौतियों को देखते हुए ई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ई प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था मौजूद है, ताकि विटनेस को भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान। मैं यहाँ आपको और कहना चाहूंगी, एक हमारे पास जो भवन है, हमारा कार्यालय है प्रोसिक्यूशन का, उसकी कमी हमें बहुत खलती है, क्योंकि जब बच्चियां आती हैं या बच्चे आते हैं तो उनको हम एक स्वतंत्र एक माहौल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोर्ट में तो सभी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसीलिए शायद अभी इस पर काम किए जाने की और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये शुरुआत है भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, और आने वाले समय में शायद हम देखेंगे कि और बेहतर व्यवस्था होगी। ई प्रोसिक्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे, ई प्रोसिक्यूशन पे अभी किस तरह से काम हो रहा है? ये जो मेरा केसेस था ना, कोट खावदा का मैटर था जो 9 साल की बच्ची वाला था, इसमें हमने सारे जो काम किए थे, इसमें हमने बच्ची, क्योंकि 3 दिन में 4 दिन में मेरी जो एविडेंस थी वो कंप्लीट हो गई थी और बच्ची हॉस्पिटल में थी, तो हमें ये लग रहा था कि कहीं बच्ची पे कुछ प्रेशर नहीं आ जाए या बच्ची को कहीं उसकी जान को खतरा नहीं हो जाए, तो हमने पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद वहाँ कर रखी थी, और ना हमने ये कहा था कि बच्ची का पता नहीं कब ठीक हो, और अगर नहीं हुआ तो न्याय में देरी, एक
उसको घातक इतनी गंभीर स्थिति थी, गंभीर स्थिति थी बच्चे की। तो उसको हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहला केस था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने बयान कराए थे, और पूरा का पूरा ADR का, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पूरा सेटअप वहाँ हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ बच्ची को सामने रखते हुए हमने कोर्ट में बयान उसके कराए थे। वो पहला केस था जिसमें हमारे ये बहुत बड़ी जानकारी रचना मान जी ने दी है कि जिस मामले में इनको DGP डिस्क से सम्मानित किया गया है, ये प्रदेश का पहला मामला था जब प्रोसिक्यूशन के जरिए बयान कराए गए, और खासकर पोक्सो मामले में ये बयान हुए। और हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वो व्यवस्था है जो खासकर इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए तो बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है समयबद्ध और त्वरित न्याय दिलवाने में। हम विटनेस की बात कर रहे थे कि गवाह पहुंच नहीं पाते हैं। अब भारत सरकार में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी आ गई है 2018, तो इस स्कीम के तहत किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, और प्रोसिक्यूशन के जरिए अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है विटनेस की, इसके बारे में जानेंगे। ये कई बार ऐसा होता है मैडम, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जैसे IPS लेवल के हैं, RS लेवल के जो भी हैं, वो दूर दूर राजस्थान का क्षेत्र इतना बड़ा है, वहाँ पोस्टिंग हो जाती है, तो उनके लिए आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैंने करवाए हैं खुद। SP साहब चले गए थे यहाँ से जाकर, जैसे बालोतरा चले गए या नागौर या दूसरी जगह पे चले गए जिनका आना पॉसिबल नहीं हो पाता था, वहाँ से मैंने बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई है उनसे, और वो केसेस जो हैं बहुत जल्दी निपट गए। अदरवाइज महीनों सालों चलते रहते हैं। बहुत बड़ी बात आप एक ही गवाह पे चलते रहते हैं। और प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हुआ एक डेटा इसी दौरान हम दर्शकों को बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है राजस्थान जो है वो 2023 में नंबर 1 रहा था। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्पेशली बात करें तो 2021 में प्रोसिक्यूशन विभाग की तरफ से मात्र 40 जो VC थी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो थी, लेकिन 2024 में ये 4477 VC थी। इट मीन्स ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अब विटनेस को प्रोसिक्यूशन के जरिए इसमें आसानी भी हो रही है। हम स्कीम की अगर बात करें तो किस तरह से प्रोटेक्शन हमारे विटनेस को मिलता है ताकि विटनेस जो वो किसी तरह से घबराए नहीं या उनकी जान को खतरा ना हो? हाँ, ऐसा है। एक इसमें केस ऑफिसर स्कीम है जिसमें हर केस के लिए, ऐसे जो गंभीर प्रकृति के केस हैं उनके लिए जो है केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, और वो अपने गवाह को प्रोटेक्शन देते हैं। और उनको किसी भी तरह की गवाह को कोई समस्या आती है तो वो उनको एक अपना जो है इंटीमेशन दे सकते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ को खतरा है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और पुलिस भी प्रोटेक्ट करती है उसमें जाके, और कोई न्यायालय को भी एक बताया जा सकता है, तो वो फिर न्यायालय निर्देशित करते हैं कि हमारे गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाए, वो उसको पाबंद कर देते हैं कि जहाँ ले जाने के लिए। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आपकी बड़ी भूमिका होती है और पूरी प्रोसीडिंग में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो आम लोग हैं या जो पीड़ित है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करे या वो किस तरह से सजग रहे ताकि सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन हो, इस बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने कई सारे मामलों में इन्वेस्टिगेशन में अहम भूमिका निभाई और तथ्य जुटाने में भी बड़ा रोल रहा है आपका। पुलिस जो है अपनी जो समय समय पर जो जिस तरह की बात होती है वो जाके गवाह अपनी बोलता है वहाँ पे, और पुलिस प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आपने अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा का पूरा हाईलाइट हो सकता है, इसलिए पुलिस इतना वो नहीं करती है कि आप कोई बात कहेंगे और वो बात वहाँ तक वो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। बहुत मतलब किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो मतलब बहुत त्वरित अब तो उनकी भी शिकायत कर सकते हैं, पुलिस शिकायत कर सकते हैं, पुलिस कोर्ट में आ सकती है, वो उच्च अधिकारी है वो भी खूब सुनते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के अच्छा पूरी प्रोसीडिंग में रोल बड़ा रहता है। जी पुलिस अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती। हम पोक्सो के कुछ प्रोविजंस की अगर हम बात करें, क्योंकि पोक्सो एक्ट एक बहुत ही गंभीर अपराधों के लिए है जो कि नाबालिग बच्चों के साथ होता है, और न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के साथ भी इस तरह का होता है। तो इसके कुछ प्रोविजंस अगर आप बता पाएं कि किस तरह के प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। ये पोक्सो में मतलब पूरा प्रोटेक्शन है। आप अपनी जैसे भी कोई बात होती है आप तुरंत अपनी शिकायत करें, कंप्लेन करें। और आप आजकल तो ये है जैसे मान लो आपके साथ किसी दूसरी जगह पे कोई केस हो गया और आपको वहाँ डर लग रहा है कि नहीं जा पाते, तो आप नज़दीकी किसी भी थाने से जहाँ आपको लगता है कि मुझे यहाँ सुविधा रहेगी, मुझे जाना आसान रहेगा, आप उस थाने में जाके FIR दर्ज कराए। वो 0 नंबर FIR कटेगी, वो 0 नंबर FIR संबंधित थाने में जाएगी और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा।
और बच्ची को जरूरत नहीं, बच्ची को या बच्चों को या जो भी पीड़ित है उनको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। एक अपना यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया है कि बच्ची या बच्चा या पीड़ित जो भी है वो जैसे कहेगा कि मुझे इस जगह जाके बयान देने हैं तो वो वहीं पे जाके बयान लिए जाएंगे, उसको वहाँ थाने में जाने की या उस एरिया में जाने की कतई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन है पूरी तरह से पड़ा। और दूसरा हमने पुलिस का रोल भी है कि वो भी इसमें सिविल ड्रेस में रहते हैं उसका बयान लेने के दौरान या जो भी प्रक्रिया होती है उसमें, तो इस तरह से डरने की कोई जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बच्चों को जैसे इन्वेस्टिगेशन चाहे आप पुरुष कर रहा है, पुरुष अधिकारी चाहे कर रहा है, लेकिन बच्ची के या महिलाओं के बयान सिर्फ महिला अधिकारी लेंगी जी, उनके निर्देशन पर, अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन पर महिला अधिकारी ही बयान लेगी, तो उससे बच्चियां थोड़ा सहज रहती हैं। जी। महिलाओं की आप जब ने बात की है तो मैं जानूंगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में या जो पोक्सो के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें महिला प्रोसिक्यूटर की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब बयान देने की स्थिति आती है या जो कैमरा ट्रायल है उसमें अगर महिला अधिकारी है तो थोड़ी सहजता रहती है, जैसा आप खुद बता रहे हैं, तो बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें बहुत बार बोलती हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि इवन जो अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, वहाँ से लग के और पूरा स्टाफ महिला का होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं ही पीड़ित आती हैं, महिलाएं और बालिकाएं पीड़ित आती हैं। जो कई बार मेरे ये देखने में आया कि मेरे सामने जो बच्ची है बोल रही है वो पूरी अपनी कहानी बता देती है, लेकिन आगे जाके जब देखती है ना कोई पुरुष लिखने वाले बैठे हैं या सुनने वाले बैठे हैं, घबरा जाती है, वो अपनी बात नहीं कह पाती। तो वो हमारे तो यही शब्दों का ही खेल होता है, एक अगर नहीं बोला तो नहीं जी। तो इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिलाएं जहाँ होती हैं तो वहाँ बच्चियां सहज महसूस करती हैं, तो उनको ऐसा मतलब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़े प्रोसिक्यूशन में, ताकि न्याय में जो है वो देरी ना हो और कहीं न्याय में कोई खामी भी ना रहे। कम से कम पोक्सो कोर्टों में तो सभी महिलाएं होनी बहुत बड़ी बात आपने की है। और महिलाओं की भागीदारी के लिए अब देख रहे हैं कि जैसे आप जैसी जो प्रोसिक्यूटर हैं वो और भी काम कर रहे हैं और अदालतें भी धीरे धीरे लगातार जो है बढ़ने की पूरी इसमें स्कीम में योजना बनाई हुई है। हम पोक्सो कोर्ट की बात कर रहे हैं तो पोक्सो कोर्ट के बारे में थोड़े से डेटा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पोक्सो कानून बनाने के पीछे भारत ने कहाँ से ये आइडिया लिया और किस तरह से बाल अधिकारों के प्रति भारत सजग रहा। सबसे पहले पूरी दुनिया में 1924 में बाल अधिकारों की बात की गई थी जिनेवा कन्वेंशन में, जहां पर जो मानव अधिकार हैं उन अधिकारों को बच्चों के अधिकारों में शामिल किया गया था और उसको 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और स्थिति है कि 100 साल बाद भी हम 2025 में बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं। 1948 में जो बच्चों के अधिकार हैं उनको मानव अधिकारों की श्रेणी में माना गया और 1989 में चाइल्ड राइट कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट की गई, उसको भी 35 साल हम पूरे कर चुके हैं। और सबसे बड़ी ये बात कि 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। दिसंबर 1992 में चाइल्ड राइट कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर करके ये साबित किया कि भारत बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसी तरह की प्रक्रियाओं के मद्देनजर भारत में 2012 में पोक्सो कानून लाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है भारत में बच्चों के संरक्षण की दिशा में। मैम, इसी के अलावा महिलाओं के केसेस भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि महिलाओं के साथ भी एट्रोसिटीज के बहुत सारे मामले होते हैं। महिलाओं की इस जो क्राइम है वो किस तरह का क्राइम है और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? महिलाओं के प्रति ये मैं बता रही हूँ पोक्सो में है 99% महिलाओं के साथ ही हो रहा है जी। बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, चाहे वो 18 साल तक की हैं, लेकिन हो रहा है, उनके साथ क्राइम हो रहा है। तो क्या नए कानून जो आए हैं हम उसमें कुछ प्रोविजंस देख सकते हैं कि अभी नए कानून थोड़े सख्त हैं पहले से ज्यादा और अभी समयबद्ध भी कर दिया गया है? ये नहीं कि जो पहले जैसे एक लंबी कार्रवाई चल रही, तो नए कानूनों को लेकर आप क्या कहेंगे? नए कानून में बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए आई हैं। जैसे अभी तो जो आया ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जी, जो ऑफिसर हैं उनको एक सीमा में बांध दिया जी। इतने दिन में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, इतने दिन में चालान पेश करेंगे और इतने दिन में ये सब प्रक्रियाएं कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या बहुत फर्क पड़ा है कि उसको बार बार इतनी देर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे अब न्यायालय में जैसे बच्चियां आती हैं बयान देने के लिए आती हैं या कोई पीड़ित आता है, तो हमारा ये रहता है कि एक बार ही गवाह आना चाहिए, उसको लौटना नहीं है। बिल्कुल। तो हम कई बार होता है कि समय के बाद भी हम उसको कराते रहते हैं, ताकि बच्चियां बार बार एक तो वो उस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, दूसरा उसको हम परेशान नहीं करें, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। बहुत बड़ी सोच है आपकी। ये हमारा सोच है और
हमारी कोर्ट में मैं इसमें रहती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि मेरा कोई गवाह वापस ना लौटे। बहुत बड़ी सोच है, और ऐसी सोच अगर सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की हो या सभी जो न्याय के जो प्रणाली के जो हिस्से हैं उनके सब की हो, तो निश्चित रूप से इतनी जो पेंडेंसी है वो शायद ना हो। हम भारतीय न्याय संहिता जो कि नया कानून है उसके कुछ प्रोविजंस आपको बता देते हैं। साथ साथ आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे बहुत सारी हेल्पलाइंस जो हैं उनके नंबर्स बार बार स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आप उन हेल्पलाइंस को नोट करके रखें ताकि आपको जब भी आवश्यकता हो, जब भी कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, आप उन हेल्पलाइंस के जरिए आप मदद ले सकते हैं। हम बीएनएस के कुछ प्रोविजंस बताना चाहेंगे जो कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए हैं। देखिए, बीएनएस में सेक्शन 74 जो कि 354 आईपीसी के तहत इसका ये रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं। बीएनएस में सेक्शन 65 ये भी रेप से जुड़ा हुआ है, और सेक्शन 65(1) जो कि माइनर के साथ जो रेप केसेस होते हैं उससे जुड़ा हुआ ये सेक्शन है। सेक्शन 70 ये सामूहिक बलात्कार से जुड़ी हुई ये धारा है जो कि बीएनएस की धारा है। सेक्शन 75 जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट और इससे जुड़ी हुई धारा थी 354 आईपीसी, ये उसकी जगह पर ये ऐड की गई है। और इससे भी बड़ा एक और चीज़ है कि बच्चों के लिए इसमें 93 से लेकर 99 तक के जो सेक्शंस हैं वो बीएनएस में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से जुड़े हुए हैं। और स्पेशली बीएनएस का एक चैप्टर है, चैप्टर 5, जो कि पूरी तरह से महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराधों के प्रावधान उसमें दिए गए हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग कानून की समझ रखते हैं, वो इन प्रावधानों को जाने समझें, ताकि नए कानून का जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। रचना जी, आज दर्शक देख रहे हैं आपको, किस तरीके से आप समाज में एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम जो भी शिक्षण संस्थान कह लें या जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए वो लोग हैं या फिर खासकर माता पिता हैं, वो किस तरह से जागरूक रहें ताकि इस तरह के अपराधों को हम रोक पाएं? जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि 18 साल से कम की बच्चियाँ आती हैं, जैसे 17.5 साल की बच्ची आ गई, या पीड़ित मुलजिम आता है ना, वो 18 साल से कुछ ही दिन बड़ा है और पीड़िता जो कुछ ही दिन छोटी है। अब दोनों ही न समझ है। हालांकि वो 18 साल से बड़ा हो गया इसलिए उसको अडल्ट बोल दिया, लेकिन वो समझ उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों की समझ नहीं है। तो जब आ गए बच्चों को पता ही नहीं है, दोनों को ही ज्यादा पता नहीं है। अपराध तो हो गया, उनको नहीं पता कि अपराध है, लेकिन अपराध हो गया। मेरा मानना है कि अपराध होने के बाद तो सजा ही है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। एक स्कूलों में हमें जाके जगह जगह एक कैंप लगाने चाहिए। मैं तो पुलिस को भी हमारे को बोलती रहती हूँ कि आप जगह जगह पे थोड़ा सा कैंप लगाएं और उनको अवेयर करें कि बच्चों ये जो कानून है उनको पढ़ाएं। उनको पता भी नहीं है। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोल दिया, लड़के ने एक लड़की को बोला क्या चाय पीने चलोगी, उसने मना कर दिया जी। दूसरी बार उसने फिर पूछ लिया जी, कानून में ये भी अपराध हो गया। बहुत बड़ी बात। इतनी छोटी छोटी चीजों का अपराध है, तो उनको पता भी नहीं है कि ये कानून है और हम अपराध कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि पता नहीं होने के कारण अगर आप ये कहें तो उसमें आप सजा से बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते, कानून की भूल क्षम्य नहीं है आपको। बिल्कुल जी जी, विधि की भूल क्षम्य है, लेकिन कानून की भूल क्षम्य नहीं है, क्योंकि कानून सबको पता होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने एक लाइन में कह दी है कि विधि की भूल बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। हाँ। और आपकी इस बात को मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को समझने चाहिए ताकि वो कानूनों की समझ रखें, क्योंकि भारत के नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान के साथ साथ कानूनी प्रावधान भी हमारे बीच मौजूद हैं। रचना जी, और भी बहुत सारी बात हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें बातचीत को यहीं पर विराम देना होगा। तो आपने इतना समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जितनी भी जानकारी आज हमने ली उसमें एक चीज निकल कर आई कि कानून चाहे कितने भी कड़े क्यों ना हो जाएं, उनकी जानकारी होना सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, जो नए कानून आए हैं उनका प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है आपकी और हमारी। हम कानून की बात के माध्यम से हर बार आपके लिए कोई ना कोई कानूनी विषय पर एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अब आप भी अपनी भूमिका निभाइए, कानूनों की जानकारी और लोगों तक साझा करिए ताकि और लोगों की आप मदद भी कर सकें। तो कानून की बात के इस एपिसोड में आज आपने जाना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।